आज के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 के बच्चों का स्वागत है। इसमें सामाजिक विज्ञान के प्रथम भाग में जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें हमने एक प्रश्नोत्तरी सीरीज की एक श्रृंखला शुरू की है। यानी जो उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह उसके बारे में चर्चा की जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ। तो बच्चों इसका उत्तर होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी में हुआ था। दूसरा अगर प्रश्न देखा जाए कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, तो इसमें अगर कारण देखा जाए तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का जो महत्वपूर्ण कारण है वह नए मध्यम वर्ग का उदय कह सकते हैं, उदारवाद का प्रभाव कह सकते हैं, राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास कह सकते हैं। इसके वजह से विभिन्न प्रकार की कह सकते हैं कि क्रांतिकारी भावनाओं का उदय कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि उदारवाद क्या है। तो उदारवाद का इसमें अगर उत्तर देखा जाए तो उदारवाद अंग्रेजी लिबरल होती है, सो कह सकते हैं कि उदारवाद इसकी अंग्रेजी जो है लिबरलिज्म होती है, जो लैटिन भाषा के लीवर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता कह सकते हैं, स्वतंत्रता आप कह सकते हैं। यानी उदारवाद का अर्थ होता है कि लोगों की स्वतंत्रता, लोगों की सहभागिता कह सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र में बिना रोक टोक के वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह कह सकते हैं, यह उदारवाद है। लेकिन उस समय जो 19वीं सदी में उदारवाद का अर्थ लगाया था, लेकिन कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में सबको समान मत देने का अधिकार नहीं था, और उसमें कुछ विशिष्ट लोगों को ही मत देने का अधिकार था। जो गरीब वर्ग के लोग थे, बहुत ही निम्न वर्ग के लोग कह सकते थे, या महिलाओं को मताधिकार का अर्थ मताधिकार देने का मत देने का कोई अधिकार उसमें नहीं था। अगला जो प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण हो सकता है वह है आपकी वियना संधि की। वियना संधि जो है वह कब हुई, यानी वियना संधि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में, वियना संधि के बारे में आप क्या जानते हैं, या वियना संधि कब हुई। तो बच्चों वियना जो है, यह वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है, तो यह है ऑस्ट्रिया की राजधानी नगर है। और वहाँ पे वियना संधि जो हुई थी वह 1815 में हुई थी। इस संधि का मुख्य उद्देश्य बच्चों यह था कि जो नेपोलियन द्वारा जो उसके अपने पड़ोसी देशों के विभिन्न क्षेत्रों को अधिग्रहित कर लिया था, उस क्षेत्र को वापस करना, उस संबंधी देशों को वापस करना, तथा उसके चारों तरफ, फ्रांस के चारों तरफ घेराबंदी करना था, जिससे कि भविष्य में अपना विस्तार न करे। दूसरी बात थी कि जो फ्रांस में बुर्बो वंश का राजवंश था उसको पुनः बहाल कर दिया गया। तो यह जो हमने कहा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना संधि हुई, इसमें भाग लेने वाले जो वियना संधि में देश थे उसमें एक ऑस्ट्रिया तो था ही, ऑस्ट्रिया था, फिर प्रशा था, फिर आपका रूस था और ब्रिटेन था। ब्रिटेन यह देश थे, वह वियना संधि के प्रतिनिधि के रूप में इसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया का ये चांसलर, जो चांसलर था वह उसका नाम था ड्यूक मैटरनिख। इसने ये कह सकते हैं कि वियना संधि का नेतृत्व किया।
तो वियना संधि जो हुई थी 1815 में, वह कह सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था, जो कैसे उसको विश्व विजेता भी माना जाता है, उसकी घेराबंदी, चारों तो सीमाओं पर घेराबंदी करने से यह संधि इससे मतलब थी। इसके बाद से आप जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप कह सकते हैं कि कुछ इटली के कह सकते हैं, इटली में राष्ट्रवाद को उदय या इटली में एकीकरण के लिए आप कह सकते हैं कि ज्यूसेppe मैज़नी का क्या योगदान है। ज्यूसेppe मैज़नी का इटली में क्या योगदान है, इटली के एकीकरण में क्या योगदान है, इसका क्या योगदान है इटली के एकीकरण में ज्यूसेppe मैज़नी का। नंबर 1 या दूसरा है कैमिली, ये आपके जो क्रांतिकारी हैं कैमिली द काउर का क्या योगदान है, या कह सकते हैं कि गैरीबाल्डी का क्या योगदान है। गैरीबाल्डी वहाँ का जो हमने कहा कि सेना का नेतृत्व करता था। ज्यूसेppe मैज़नी ने यह जो है इटली के एकीकरण में एक कार्बोनरी गुप्त संगठन था, उसका मेंबर था। कार्बोनरी एक गुप्त संगठन था, कार्बोनरी गुप्त एक संगठन था, उसका मेंबर था। इसके साथ साथ इसने यंग यूरोप और यंग इटली दो नामक गुप्त संगठनों का भी इसने निर्माण किया था, और देश के एकीकरण में ने बहुत बड़ा कह सकते हैं योगदान दिया था। हालांकि इसके लिए सिलुगारिया जो वहाँ का एक कह सकते हैं कि स्थान है, जगह, वहां से उसको निष्कासित कर दिया गया। कैमरी द काबूर जैसे हमने कहा, यह जो है इटली के स्वतंत्रता के लिए, इसके अंदर इटली की स्वतंत्रता के लिए भावना थी। हालांकि वह फ्रांसीसी भाषा अच्छी तरह से बोलता था, तो वह उसने भी एक बहुत चतुराई से फ्रांस से एक संधि कर लिया। यह था प्लोम्बियस की संधि, प्लोम्बियस की संधि फ्रांस से यह बड़ी चतुराई से किया। ये संधि फ्रांस के साथ हुई थी, और उसने इस संधि के माध्यम से कह सकते हैं कि अपने देश को स्वतंत्र कराने में, एकीकरण में अहम भूमिका निभाई। गैरीबाल्डी जो था, वहाँ सेना कह सकते हैं सशस्त्र सैनिकों का एक संगठन बनाया, जिसमें 10,000 लोग हुए थे। इसके जो मेंबर थे वह काले शर्ट या ब्लैक शर्ट पहनते थे, और उसके माध्यम से उसने अपने देश के एकीकरण में या इटली की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई। तो 3 ऐसे ये क्रांतिकारी थे जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो इटली के एकीकरण 1871 में पूरा किया गया। तो आज की ऑनलाइन क्लास में प्रश्नोत्तरी सीरीज कक्षा 10 के पहले में आपका बस इतना ही। आपका स्वागत है।